नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज के क्लास की तरफ चलते हैं। हमने एक बात कहना है पहले कि क्या आप लोगों ने पहले की पूरी क्लासेस कवर कर ली हैं? अगर हो गया है, पढ़ाई कर लिए हो तो बिल्कुल उसको रिवीजन में रखते रहिए। उसमें बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्रैक्टिस है जो आपको करते रहना है। आज की बातें करें कि जो है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको सार्थक अंक कहते हैं, तो सार्थक अंक क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बहुत कुछ समझने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिस वाला है। बहुत कुछ समझने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिस वाला है। और इसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। कभी कभार आ जाते हैं, अलग बात है, पर वो स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस इसके जो प्रैक्टिस करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बात शुरुआत में बहुत कम समझ में आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो शब्द समझ में आएंगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन जो है बड़ी अजीब सा लगता है आपको। सो उनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक। क्या लिखा हुआ है? किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए, यानी कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उनको बिल्कुल क्लियर आपको समझाने के लिए, इन ऑर्डर टू फुली रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, हम यहां पर बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उनको नापते हैं, तब उस समय जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, उसे दिखाने के लिए जो नंबर का उपयोग करते हैं उस नंबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि जो यहां पर लिखा भी गया है, दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम अंकों को क्या कहा जाता है। तो इसका कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा तुरंत थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब ये इसकी मीनिंग समझ में आएगी। सो एक एग्जांपल के तौर पे हम यहां पर कुछ और बातें कहते हैं, एक बार और कह देते हैं इसी बात को। लिखा है, किसी संख्या के उन अंकों को जिनके द्वारा किसी भौतिक यथार्थ के मान तक को व्यक्त करती है। ये भी आपको क्लियर नहीं होगा। अब बोले सर ये क्लियर नहीं हो रहा तो बता क्यों रहे हो? यही तो बात होगी ना, ये क्लियर नहीं हो रहा तो बता क्यों रहे हो? क्या समझा लोगे इससे? बेटा अब मेरी बात है, सिंपल वे में आपको जो बात करूंगा, फिर इसके बाद इसको रट्टा मार लेना, समझ लेना या सीख लेना। किसी भी चीज में मेजरमेंट करते हैं आप, ठीक है? मतलब लंबाई को मेजर करते हैं, नापते हैं। वॉल्यूम को, यानी पानी है कितना ml है, कितना लीटर है, कितना गैलन है, ये से नापते हैं आप। पेट्रोल है उसे नापते हैं। हर चीज को हम क्या करते हैं? नापते हैं, जिसको मापना बोलते हैं, मेजर करना बोलते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मैं अगर आपको कोई, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है, अगर मैं आपको बोलूंगा ये कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है, तो लंबाई और चौड़ाई को उसको नापने के लिए बोलूंगा, लेंथ एंड विड्थ दोनों को मापने के लिए बोलूंगा कितना है, और इसकी जो मोटाई, थिकनेस है वो कितना है, वो उसको मापने के लिए बोलूंगा। तो आप जो नापोगे जिस तरह से भी, वो कितना एक्यूरेट है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये ऊपरी तौर पे तो ठीक है, जब हम छोटी से छोटी चीज बनाते हैं तब उसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। हर चीज के लिए जरूरी होता है एक्यूरेसी। तो जो वैल्यू हम बता रहे होते हैं वो जितना एक्यूरेट है वही उसी की सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। जिसमें से लास्ट जो नंबर रहता है उसमें कुछ गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब ये कैसे, इसको मैं आपको कुछ थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, चलिए समझे मेरी बात है। मैंने ये कहा कि एक ये रिमोट जो है वो 15 सेंटीमीटर 15.46 सेंटीमीटर है। मतलब क्या हुआ? 15 सेंटीमीटर हुआ, 4 मिलीमीटर हुआ, यही हुआ ना? 15 सेंटीमीटर हुआ, 4 मिलीमीटर हुआ, और ये जो 6 है वो मिलीमीटर का 10 भाग का 6 है, 6 पार्ट है।
यस मतलब ये बता रहा है कि ये 15.6 क्या 15.4 एक्यूरेट है, लेकिन ये जो 6 है वो कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि 15.45 हो, क्योंकि यहां पर थोड़ी एक्यूरेसी में मिस्टेक हो सकता है, या 15.47 भी हो सकता है। मतलब जब आप मुझे बताओगे कि ये कितना है, 15.46 सेंटीमीटर है, तो मैं समझ लूंगा कि आपने मुझे क्या बताया हो कि वो लगभग 15.45 या 15.46 होगा, यानी कि 15.4 सेंटीमीटर तो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी कहां तक जा रही है, इतनी तक जा रही है, पर ये वाला नंबर सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर आ रहा है। तब दूसरी बात है कि अगर आपने ऐसे 0 लगा दिया तो ये 100% श्योर है कि ये 15.46 सेंटीमीटर एक्यूरेट है। मतलब हर एक नंबर के बाद अगर कोई दूसरी नंबर है, यानी लास्ट नंबर जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा एक बहुत लंबी चौड़ी बातचीत है, उसके बाद ये बातें एकदम क्लियर होने लगेंगी। एकदम जीरो शुरुआत में नहीं क्लियर होती हैं। तो उन्हीं बातों को मैं लेते हुए आगे चलता हूं। चलो देखें, ये इसका डेफिनेशन हो गया और ये इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा चलते हैं आगे, बाद में आप नोट करते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, देखिए कुछ लाइनें देखा गया है। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, ये वे अंक है या नंबर है जो किसी मापन की परिशुद्धता को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उसकी प्योर मेजरमेंट को, एक्यूरेट मेजरमेंट को प्रदर्शित करने के लिए जो इस नंबर का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी को बताने के लिए जो नंबर यूज किया जाता है उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ये एक थ्योरी है। फिर बोला गया है सार्थक अंकों की संख्या का मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण की परिशुद्धता पर निर्भर करती है। अगर आपने नॉर्मल स्केल से नापे हैं इसको, तो उसमें आप समझ सकते हो कि वो किस में रहता है, वो किस में रहता है, 0.0 में रहता है, यानी कि 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, तो 0.0 में रहता है। सो ये वाला सेंटीमीटर तो एक्यूरेट बताएगा, पर मिलीमीटर में वो थोड़ी सी गलती कर सकता है। अगर कोई स्केल में ऐसा भी है, जैसे आपका स्केल कैसा रहता है देखिए होगे, स्केल को समझना ना अपना, ये स्केल है, यहां से 0 की स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 5 ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये 1 को दिखाती है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 2 को दिखाती है। तो किसमें है, ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि एक लाइन है जो यहां तक जा रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, 1.2 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है। लेकिन अगर इसी जगह पर ये 2 लाइनें हैं, जो छोटी सी 2 लाइनें हैं, उसके बीच को भी यदि हम 10 पार्ट पे बांट दें, तो हमारे आंखों से देखना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं आपको पता है, वर्नियर कैलिपर्स। तो उसकी एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा है, यानी मिलीमीटर को भी वो 10 पार्ट में बांट देता है वो। और अगर हम स्क्रू गेज बोलते हो ना, स्क्रू गेज अगर यूज करते हो तो कितना पार्ट में बांट देता है, 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट में बांट देता है। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर को 1000 पार्ट में बांट देता है, तो उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा होगी। तो नॉर्मल स्केल का क्या है, ये है मेजरमेंट यूनिट। वर्नियर कैलिपर्स का क्या है, 0.00। स्क्रू गेज का क्या है, 1.000। तो अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं, अगर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से नापता हूं तो मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन लास्ट नंबर पे मैं थोड़ी कम भरोसे करूंगा।
इसमें भी इस लास्ट पे कम भरोसे करूंगा, लेकिन यहां तक की वैल्यू पर भरोसा तो कर ही सकता हूं, इसके यहां तक की वैल्यू पर भरोसा तो कर सकता हूं, इसके इस जगह की वैल्यू पर पूरी भरोसे कर सकता हूं। तो यही एक्यूरेसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी थोड़ी बातें हम जान लें और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर यदि मापन के लिए प्रयुक्त स्केल उपकरण की परिशुद्धता अधिक है, यानी कि वो ज्यादा एक्यूरेट है, जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, तो सबसे ज्यादा कौन अच्छा होगा हमारे लिए? अगर किसी लेंथ को नापना है तो स्क्रू गेज अच्छा होगा, क्योंकि पतली सी तार को अगर नापना है और वहां पर हम स्केल से नाप रहे हैं तो गलती तो होगी। बिल्कुल, तार की मोटाई को अगर नाप रहे हैं तो स्केल से तो नहीं नाप सकते, बिल्कुल, है ना। यहां तक कि इससे भी नापोगे तार की मोटाई को तो कुछ गलती तो होगी। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम बड़ी वस्तु को भी अगर स्क्रू गेज से माप रहे हैं, बड़ा स्क्रू गेज से, भाई छोटी स्क्रू गेज तो आती है, लैब में रहता है, लेकिन बड़ा स्क्रू गेज अगर माप रहे हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी दिखाएगा वो। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहां पे, जहां पर जितनी एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है उसके मापन के लिए हमारे पास उपकरण उतना ही एक्यूरेट होना चाहिए, तो उसमें अनिश्चितता भी कम होती है। फिलहाल अंतिम बातें, एक जो जरूरी बात है समझनेंगे, अंतिम अंक जो होता है किसी भी मापन में, अंतिम अंक जो होता है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है, अनसर्टन होता है। ठीक है, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज अनसर्टन, इसीलिए बोला गया है। ठीक है, ये समझने के लिए बातें हुई। एक यहां पे देखो, 3 हमारे पास, पानी को अगर नापना है तो 3 हमारे पास मेजरमेंट की कुछ क्या बोलना चाहिए कि मीटर है। ठीक है, और इसमें हम वॉल्यूम माप रहे हैं, बीकर में रख करके मापते हैं तो बीकर ज्यादा चौड़ा होता है, आप जान सकते हो, तो पानी का जो फैलाव ज्यादा दूर तक होगा, सो वो एक्यूरेट हाइट नहीं देगा। और इस तरह से इसमें मापने का क्या तरीका होता है कि भाई देखिए होगे, जैसे बड़ा सा होता है तो लिखा रहता है कि 10 ml, 20 ml, 30 ml ऐसे लिखा रहता है। थोड़े सकरे वाले में क्या होता है कि उसमें भी अगर 10 ml, 15 ml लिखा हुआ है तो उसमें कैसे रहेगा ये भी देखें कि यहां पर ml के साथ है। ठीक है, तो यहां पर होगा 1 ml, 2 ml ऐसे होगा। थोड़ा सा सकरा होगा तो क्या होगा, कितना? 2 ml, 1 ml, 2 ml। तो इसके बीच में क्या होगा बेटा कि ये 10 पार्ट में वैसे भी बटा होगा। इसमें क्या होगा, ये 0.5, ये 5 ml। मैं इसको ठीक से समझाता हूं आपको एक फिगर बनाते हुए। चलो, एक बड़ा पात्र है जैसे कि ये वाला पात्र, तो इसमें स्केल इसका क्या लिखा होगा, देखो ये तो हो गया 0, तो यहां पर होगा 5 ml, यहां पे होगा 10 ml, यहां पे होगा 15 ml। तब ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 में ऐसे बटा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर होगा तो क्या होगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने पर ये 1 ml को दिखा रहा है। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 2 ml को दिखा रहा है, तो इसके तुलना में ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर हम और भी पतली सकरी वाली नली ले लें, उसमें स्केल कैसा होता है कि यहां पर यहां से यहां तक की हाइट है 1 ml को दिखा रही है, लेकिन ये 100 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिली ml हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो इसमें ज्यादा एक्यूरेसी होगा। मतलब एक बूंद में भी अगर फर्क आया तो वो पूरा का पूरा बहुत बड़े स्तर पे वो एक्यूरेसी दिखाएगा। तो यही बात कह रहा है। तो इस जगह पर कुछ एक छोटी छोटी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है। तो देखें, ये अगर 9 ml का है, जैसे कि आप देख रहे हो ये 9 ml का है, तो वो इसमें 1 ml की अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी होगी, यस, गलती होगी। इसमें 9.4 ml दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि 9 ml तो है ही, परंतु वो ये 0.1 नहीं सॉरी, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 0.1 की अनिश्चितता होगी, यानी कि ये 9.3 ml होगा या 9.5 ml का हो सकता है। कुछ गलती हो सकती है इसमें, हो सकती है ना, एक्यूरेट हो भी सकता है, उतना है, यानी 9.3 से 9.5
5 तक की इसकी वैल्यू हो सकती है। फिर थर्ड ये है कि 9.343 लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है ये वाली बातें हो सकती है। तो ये छोटी सी सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड जो है, मापन की पद्धतियों से रिलेटेड बातें हैं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब कुछ और चीजें, बीकर में जल का आयतन 9 ml हो, तो उसी चीज को समझा दिया कि मैं दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, जहां तक उसी चीज को अलग अलग पार्ट में समझाया गया है, सो मैं यहां पर इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। सो जो मैंने फिगर दिया था वही है। चलिए थोड़ा सा समझेंगे यहां पे कुछ बातों को। रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हर बच्चा जानता है। कौन सी क्लास में पढ़े थे, कभी पढ़े थे क्या छोटी क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर? अगर नहीं जानते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो काउंट करने का बढ़िया तरीका एक छोटा सा 2-4 लाइनों में हो जाएगा, बस समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि कुछ नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें काउंट करिए सिग्निफिकेंट नंबर, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है उसे आप बताइए। हाँ बेटा, वो जैसे आपने एक बच्चे ने पूछा अजय सिंह, सिर्फ नापने के लिए है कि द्रव्यमान के लिए भी? हाँ, मास, द्रव्यमान, जो भी नापन के तरीके होते हैं, चाहे वो डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर के लिए क्यों ना हो, तो देखो नापने के लिए लेंथ नापा जाता है, लेंथ जो फिर मास, फिर लाइट, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, जितने भी चीजें नापने की चीजें, सब में इस तरह के उसके मेजरमेंट जो मशीनें हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसी के लिए सार्थक अंक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चले आगे। सार्थक अंकों की संख्या दर्शाने के लिए क्या बोला गया है? किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी 0 किसी भी नंबर के पहले हो तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। जैसे इस नंबर में ये 0 इस जगह पे है, तो इस नंबर के पहले 0 है। वो पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो किससे मतलब है? नंबर। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर टोटल कितने हैं? 1 2 3, 3 है, तो ये 3 सार्थक अंक है। क्लियर हो गया? 0 इधर होगा तो ये देखो, इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, सिर्फ 2 है, ठीक है। कहीं पर भी अगर ये लिखा गया हो 0.00035, तो भी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने? ओनली 2 है। यहां पर 3 लिख गया तो 3 है, टोटल 3 है, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर के दो तरह का नंबर होता है ना, दो तरह का डिजिट होता है ना। एक होता है क्या होता है? जीरो एंड एक होता है नॉन जीरो एंड एक होता है जीरो। तो नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो हो गया। और जीरो मतलब जीरो। तो जीरो यदि नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हो तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरी बात होगी, दो अंकों के मध्य अगर शून्य उपस्थित है, जीरो जो है नॉन डिजिट के बीच में हो, तो उसे हम क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, नंबर मानेंगे, ठीक है। तो वो देखो, यहां पर देखो, जीरो जो है नॉन डिजिट के बीच में है, तो टोटल 1 2 3 4 4 है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो ये 2 जीरो है बीच में इन दो नंबर के, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 है, 5 है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, फिर एक बात होता है कि अगर नंबर जो है वो बाद में आते हैं, जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के बाद में आते हैं, तो क्या हुआ? ये देखो, इस नंबर के बाद में जीरो आ रहे हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। फिर अब बात होती है साइंटिफिक नोटेशन के साथ। साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलते हैं? जैसे हम लिख रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब हम किसी चीज को इस तरह से लिखते हैं तो क्या एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। तो इस तरह से जब लिखा जाए तो इस जगह से कोई लेना देना नहीं है,
सिग्निफिकेंट नंबर के लिए सिग्निफिकेंट इस जगह के नंबर को लेके चला जाता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर इसमें पूरे में कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। समझ में आ गई? मतलब जीरो नॉन क्या बोलते हैं, नॉन जीरो से पहले आता है तो वो सिग्निफिकेंट में नहीं आता है, बीच में आता है तो आता है, बाद में आता है तो भी होता है। तो इसके लिए ये हो गया। इसमें कितना होगा बोलो तो? 2.3040 इंटू 10 टू द पावर -5। अब बताओ इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? बोलो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने हैं? 6। चलिए बताते जाओ, बाद में सारी चीज अगर नोट करने का हो तो नोट कर सकते हो। तो यही बात बोली गई यहां पे। फिर एक बात होता है कि घाती अंकन, मतलब यही जो हमने बोला था एक्सपोनेंशियल नोटेशन, या फिर बोले थे वैज्ञानिक अंकन या साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें क्या होगा? घाती अंकन वही मतलब होता है, घात मतलब एक्सपोनेंशियल, बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ये नंबर जो है बहुत छोटा नंबर है, क्या लिखा है? 0.000, जितना लिखा है मैं पूरा लिख देता हूं, 45 लिखा हुआ। ऐसे लिखने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर ऐसे लिखा है 0.000000203 लिखा है, ये काफी लंबा हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी है 29000000, इतनी बड़ी अंक है, तो ये बड़ा नंबर हो गया, बहुत छोटा नंबर है। तो इनको साइंटिफिक नोटेशन देना पड़ता है सरल करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे किसके बराबर मानेंगे? पॉइंट को इस साइड ले जाओ, 1 2 3 4 5 कर देते हैं, इस जगह पे ले जाते हैं, इस जगह पर। तो 1 2 3 4 5, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर कितना? 5। कौन सा? -5। ऐसे लिख सकते हैं। चलो मैं एक बार और साफ सुथरा लिख दूं, 0.00004 इंटू 10 टू द पावर -5। तो मैंने क्या लिखा? 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5। मैं ऐसा भी लिख सकता था, 4.5 इंटू 4.5 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको हटा देता हूं ना। हाँ, तो कितना ऐसे लिख सकता हूं, पॉइंट यहां पे लेकर, या फिर लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। लेकिन इन तीनों नंबर में सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा इसको, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या, सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। तो ये बात हुई। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि भाई आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको, 0.45 इंटू 10 टू द पावर, 4 नंबर इधर ले गए, मतलब -4। सही है। अब 6 नंबर इधर ले गए तो कितना लिख सकते? 0. अरे यार, इसमें पूछा करना बड़ा तकलीफ हो जाता है। हाँ, 45 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो क्या? -6। ऐसे लिखा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन में आएगा कि आपको 2, ये सबसे अच्छा तरीका होगा ना आपके लिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों में से। तो नॉर्मली हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ साइंटिफिक नोटेशन देने का तरीका। साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम में क्या खास बात है? कोई एक नंबर है, जैसे कि एक बड़ा नंबर को दे दिया गया यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे मैं वहां पर दे रहा था कुछ नंबर, तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो आपको पता चल गया। अब ये बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर को कैसे दोगे? यहीं पे लिख देता हूं, तो 8.8 इंटू कर देता हूं। इस नंबर को 8000 को मैं थोड़ा सा ले लूं, कहीं पे जगह नहीं मिल रहा है, बैक कर लेता हूं।
यहीं पर लिख देता हूं। अगर बड़े नंबर हमारे पास है, जैसे मैंने लिखा था 203000000 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इधर ले आता हूं तो कितना हुआ? 2.03 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, या फिर कैसे लिख सकता हूं? 20.3 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि 6 नंबर इस तरफ आया। ये लिखने का तरीका हो सकता है। तो इसी बात को यहां पर लिखा गया है। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ ही चुके हो इस चीज को, तो यही बात बोला गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या देना है। इसमें ऐसे लिखा गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो यहां पर यह बोला गया अगर सिग्निफिकेंट नंबर 3 देकर के अगर आप बनाना है तो आप क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही इसको कैलकुलेट करना है या उसका मतलब वैल्यू देना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर यहां पर बोल दिया जाता कि हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपन बनाएंगे, तो हम क्या दे सकते थे इसको? बोलो। हाँ, 800 हम यूज ही नहीं कर सकते थे। तो इसकी जगह हम क्या लिखते? 80 इंटू 10 टू द पावर 1 2, तो यहां पर ये 2 हो गया। या फिर लिख सकते थे हम इसको कैसे? 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे पास यूज करने के लिए। ठीक है, और पॉइंट में अगर पॉइंट को इस तरफ ले आना है तो भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बराबर 0.82 ही सिग्निफिकेंट नंबर देना है, तो इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 4 ये कितना हो जाएगा? ये 4 -4 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये तो आप जानते हो और मुझे लगता है कि सभी बच्चे इस चीज को जानते हैं और सभी कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। नंबर 3 वाला सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब एक नंबर के बाद डॉट लगा करके जो यूज करते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है। यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक अंकन विधि में 1 से 10 तक के बीच को या फैक्टर कहते हैं या खंड कहते हैं, ठीक है, या भाग कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा है 10 के गुना लगा करके। तो ये सब आप जानते हो, मैंने अभी जो बताया वही सब चीजें, स्पेशल नहीं रखना। हाँ, लेकिन घातांकों को ऋणात्मक यानी कि जो पावर रहता है वो पावर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ओके, ये बात हो चुकी है, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे स्पेशल। इसको कैसे चेंज करना है ये बात हो गया हमारा। अब एक बात होता है सार्थक अंकों के साथ गणना करना, यानी कुछ कैलकुलेशंस को भी हमें करना होता है। कैलकुलेशंस मतलब क्या हुआ कि आपको सम करना है, प्लस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, या डिवाइड करना है, तो उस टाइम हम इस चीज का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान सी बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात है, मैं यहां पर थोड़ी सी एक बात और बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप ध्यान रखेंगे राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ नंबर। राउंड ऑफ नंबर मतलब क्या होता है बेटा? कुछ नंबर्स को पीछे वाले को छोड़ना। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एक निश्चित सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उसको हमें छोटा करना है और उसके सिग्निफिकेंट नंबर को सीमित करना है, निश्चित करना है, तो हम पीछे के नंबर जो है हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे मेरे पास है, मान लेते हैं 6.0234 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे पास ये है कि इतनी बड़ी चीजों को मैं किसी और नंबर से कैलकुलेट करता हूं तो मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको छोटे सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ, जिसको कहते हैं राउंड अप, राउंड फिगर में बता दो, ऐसा बोलते हैं ना, राउंड फिगर। जो ये राउंडिंग ऑफ है, तो एक पीछे के नंबर को छोड़ना कहलाता है राउंड फिगर या राउंडिंग ऑफ। ठीक है, पीछे के नंबर को छोड़ना राउंडिंग ऑफ, क्योंकि इसको छोड़ने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। अगर मैं इस 4 को छोड़ता हूं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर में।
ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम एक्यूरेसी में जा रहे हैं तो इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ी सी उसकी एक्यूरेसी को छोड़ करके भी अगर कुछ नंबर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो क्या लिखते हो? 1.602 इंटू 10⁻⁻19। अगर -19 को छोड़ करके हम इसमें अगर नंबर की तरफ जाएं तो बहुत नंबर इसमें और आएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है 1.666666 लिखा, तो कितने बार 6 लिखते रहोगे? वो खत्म होना ही नहीं है, तो उस लास्ट नंबर को छोड़ना पड़ेगा। तो इस छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखें। इसके लिए कुछ नियम है, उसके तरफ बात भी करते हैं, नियम के अनुसार बात करते हैं, जो लिखा हुआ है उसी के साथ हम बातें करेंगे। चलो, सबसे पहली बात है आखिरी अंक अपरिवर्तित रहता है यदि उसके बाद का अंक 5 से कम है। बात समझो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 103.523, 103.524, 103.522, 103.526, अगर ऐसा कुछ है। यहां पर सोचने वाली बात होगी, इस नंबर को मुझे छोड़ना है, इस नियम के अनुसार ये नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 से छोटा है तब की बात है। लास्ट नंबर हम छोड़ने की बात करें, इसके लिए भी नियम आएगा, हम बताएंगे अभी। तो 5 से छोटा इस नंबर को मैं छोड़ना चाहता हूं, तो ये इस 3 को अगर छोड़ूंगा तो बोला गया अपरिवर्तित रहती। आखिरी नंबर यानी इस नंबर को मैं छोड़ रहा हूं तो इस नंबर को मैं चेंज नहीं करूंगा यदि वो उसका मान छोटा है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है क्या ये? यस। तो मैं इसको छोड़ दूं, सीधा छोड़ दूं, तो क्या लिख सकता हूं? 103.52 लिख सकता हूं। इसमें भी वही लिख सकता हूं 103.52, इसमें क्योंकि वो 5 से छोटा है तो 103.52। लेकिन यदि ये 5 से बड़ा है तो मैं इसे छोड़ूंगा 103.52, इसको छोड़ूंगा क्योंकि 5 से बड़ी है, इसलिए इसमें मैं लगाऊंगा एक नंबर प्लस करूंगा, तो कितना? 53 हो जाएगा। ठीक है, तो कब पूरी तरह छोड़ सकते हो? जब आप जिस नंबर को छोड़ रहे हो पीछे का, इधर का नंबर नहीं छोड़ने का भाई ना, ये मेन नंबर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी नंबर चेंजेस करेंगे किसमें करेंगे? लास्ट से। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट के बाद वाला होगा ना, पॉइंट के बीच वाले को हम नंबर नहीं छोड़ते ज्यादा। ठीक है, चलिए, आखिरी नंबर अपरिवर्तित रहता है, ये वाली बात हो गई। तो क्या बोला गया? अगर 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ाएंगे, अभी बताया था मैंने 52.3128 है। 8 5 से बड़ा है, अगर छोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 52313। ठीक है, तो ये राउंडिंग ऑफ कहलाता है। फिर एक बात होता है, अगर वो 5 है तो क्या करेंगे? अब यहां पर कुछ चीजों को समझेंगे। चलो, मेरे पास नंबर है 53.235, 53.245, यहीं से बात क्लियर हो जाएगा। मैं इस 5 को छोड़ता हूं तो मैं कैसे छोड़ूंगा? 5 को छोड़ते समय इसमें बोला गया है कि 5 को छोड़ते समय इसके इस नंबर को चेक करो, ओड नंबर है कि इवन नंबर है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। ये कैसा नंबर है बोलो? यहां पर लिखा है ओड एंड इवन। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। और ये कैसा है? इवन। ये कैसा है? विषम। और ये कैसा है? सम। समझ रहे हो? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, ये क्या कौन सा नंबर कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है, सम संख्या कहलाती। तो सम संख्या, अब मैं 5 को छोड़ना है तो मैं यही चेक करूंगा बस। 5 को छोड़ते समय मुझे चेक करना होगा क्या?
अब इसको मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, ये कौन सा विषम संख्या है, तब विषम वाला हो तो +1 कर देंगे, और सम वाला होगा तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। यस, तो क्या हुआ 53.24 और इसमें 53.24, क्योंकि कुछ नहीं चेंज करूंगा ना इसमें। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा बेटा, ये राउंडिंग ऑफ का क्या तरीका होता है। हाँ, 5 से ज्यादा हो तो उसके आगे वाले अंक में क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब सार्थक अंक से संबंधित कुछ गणनाएं करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, तो इसमें क्या करना है वो देखें थोड़ा सा। देखो, जोड़ने और घटाने की क्रिया में क्या है, यहां पर लिखा गया दशमलव के बाद अंकों की संख्या सबसे कम किसमें है, वही बस चेक करना है। चलिए, मेरे पास है 24.3129, यहां पर है प्लस मैंने लिखा 8.213, मैं दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, देखो 9525 पॉइंट, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 32.5259। दोनों में से यहां पर सिर्फ ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जो डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद सबसे कम अंक किसमें है, इसमें किसमें, इसमें। देखो अब यहां से इसमें वैसे सार्थक अंकों की संख्या कितनी टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना 1 2 3 4 है। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद देखो तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, और इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 है, तो कम किसमें है, इसमें है। पॉइंट के बाद जिसमें कम होगा वो वाली नंबर के बेस पर हमें नंबर लिखना होगा, तो क्या होगा, रियल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3, तो दशमलव के बाद 3, तो सबसे कम वाले यहीं से करेंगे, तो कितना हुआ बोलो तो 1 2 3, तो इसका एक्यूरेट नंबर हो जाएगा 32.525, इसको छोड़ देंगे। अच्छा हाँ 6, ये बड़ा नंबर है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो कितना है 5 से बड़ा है, इसलिए इस वाले नंबर में लगा देंगे 6, ये नंबर होगा, ये नंबर हुआ। तो कब छोड़ना है आप समझ में आया। अब वहां पे बोलेगा सर कब छोड़ते हैं, तो यहां पे छोड़ने की बारी आ रही है, यानी राउंडिंग ऑफ की बात आ रही है, राउंड ऑफ नंबर देने की बात आ रही है, तो इस ऐसे कंडीशन में हमको राउंड ऑफ देने की जरूरत पड़ती है। यह कैलकुलेशन के समय जब हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट करना तकलीफ हो रहा है, तब राउंडिंग ऑफ का यूज करते हैं, तो राउंडिंग ऑफ को यूज इस तरह से करेंगे। वैसे सब्सट्रैक्शन के टाइम पे भी ऐसे कर सकते हैं, है ना, सम के टाइम पे, एडिशन के टाइम भी कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि आपने देखा है, ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ये देखो, ये एक नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सबको जोड़ दिया हमने, प्लस कर दिया, प्लस करेंगे तो ये नंबर मिल गया, तो इसका राइट नंबर क्या होगा राउंडिंग ऑफ के बाद, वो देखें, देखें ये नंबर मिल गया, तो ये पॉइंट एक ही नंबर है, तो ये बस रखना है हमको, तब ये रखना है, तो इसके पहले ये 6 लिखा हुआ है, तो 1 को छोड़ सकते हैं आसानी से, तो 4 9, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी चीज के लिए लिख सकते हैं 491.36, तो लिखा जा सकता है कि इस नंबर को हम छोड़ सकते हैं। वैसे हमको 2 नंबर छोड़ने पड़ेंगे, अब 6 को छोड़ रहे हैं तो क्या होगा 491.4, क्योंकि ये 5 से बड़ा अंक है, तो ये इसका आंसर होगा। सार्थक अंकों के नियमों में, यानी सिग्निफिकेंट फिगर के नियमों के तहत अगर चाहते हैं तो इसका रियल नंबर ये होगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर देना भी शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और भी एग्जांपल है, सब्सट्रैक्शन इसमें भी कर सकते वैसे ही, है ना। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने पे माइनस करने की स्थिति में भी वही स्थिति आएगी। ये 2 अंक इतना ही रखना है, इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, 5 से छोटा है, बस यही आंसर होगा इसका। ठीक है,
गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो भी हम इसी तरह की चीजों का यूज करेंगे। चलो देख लें क्या लिखा है। गुणा और भाग की क्रियाओं में अंतिम परिणाम को उतने ही सार्थक अंकों द्वारा दर्शाया जाता है जितने के सार्थक अंक सबसे कम परिशुद्ध पद में होते हैं। यानी यहां पर दो चीजों की तरफ जा रहे हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7। ठीक है, तब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसमें हम देखें क्या हो, तो परिणाम 5 सार्थक अंक है। तो परिणाम इतना क्या लिखा हुआ है यार, ये जबरदस्ती। यहां पे देखते हैं। यहां से देखो ना, 1 2 3 4, ये गलत लिखा है यार, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। क्या बोले? नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक कर देते हैं। ये गलत लिख किया गया है, इसको ठीक कर देंगे। इसको हम ठीक कर देते हैं आपके लिए। इसको थोड़े से, इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये नंबर है, इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 है, इसमें कितना है? 3 है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या मिला? ये मिला। ठीक है, ये मिला हमें आंसर। तो आंसर मिला इतनी, तो कितने में मिल रही? 3 में मिल रही है। तो जो आंसर आएगा वो कितने का आएगा? इतने तक का ही होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 है तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहां पर भी है। ये कुछ लिख नहीं पाया हो तो मैं यहां पर ठीक कर देता हूं। चलिए मान लेते मेरे पास एक नंबर है कि, चलो यही एक नंबर है मान लेते हैं, 3.3125 है, इनटू किसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको। ठीक है, चलो मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नंबर है मेरे पास 2.31 है। ठीक है, तो इसमें कितना वैल्यू आएगा? चेक करो जल्दी से। मैंने कितने को किया था? 3125 इनटू मल्टीप्लाई किया मैंने 2.31। ठीक है, तो 7.6 इसका वैल्यू आ रहा है, 7.651875 ये आ रहा है बेटा। इसमें टोटल कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 है। इसमें कितना है? टोटल 3 है, 3 है। यस, तो मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, ओनली 3 तक लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.65 होगा, क्योंकि यहां पर देखो 5 को हटाऊंगा 7 पर, हाँ तो सीधी थी 1 की पार्ट है ना, तो 1 से हट गया पूरा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 कितना भी बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 बढ़ेगा भी तो इफेक्ट नहीं करेगा। सो ये देखिएगा, ये आंसर है। ये क्या है, कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट से इसको मल्टीप्लाई करना था, वो वहां पर प्रिंट नहीं हो पाया था। तो बात समझ में आ गई होगी सबको। तो इस तरह से हम काम करते हैं। एक क्वेश्चन दिखा हुआ है 6.0 मीटर तथा 6.00 मीटर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो आपको सीधी सी बात है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बात फिर करेंगे, आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं बस, कि यहां पर लिखा हुआ है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब इसकी तुलना में ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ज्यादा सार्थक है, ज्यादा एक्यूरेट है। तो यही एक अंतर होता है। मतलब ये जिस मशीन से इसको मेजर किया जा रहा है, नापा जा रहा है, उसकी तुलना में ये जिस मशीन से मेजर किया जा रहा है वो उस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। मतलब इसमें
अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक, यानी अनिश्चितता इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। बस यही एक बात है। तो आज जो भी बातें हुई, जो भी क्लास हुआ आज की, उनको आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको मुझे नहीं लगता कि दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल इसके एक नोट्स तो जरूर बनाइए, ताकि आप अच्छे से कर सकें, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की क्लास यही होगी। तो किसी को कोई बातचीत करना है तो बता सकते हैं। फाइनल 5 से ज्यादा हो तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ते हैं। हाँ ठीक है, और कुछ पूछना है, कुछ बातें करना है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जी, तो चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे हम ये चाहेंगे कि इस चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल्स है जिसको करेंगे। मतलब इस चैप्टर में बस बच गया आपका न्यूमेरिकल्स पार्ट, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।